नमस्ते दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। सच कहूं तो आज का हमारा विषय आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जरा सोचिए, ये ख्याल ही अपने आप में कितना डरावना है कि बिल्कुल आम और सीधे साधे दिखने वाले लोग, वो लोग जिनसे हम रोज मिलते हैं, अपने इस मासूम चेहरे के पीछे कितने खौफनाक और जानलेवा राज छिपाए हो सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, समाज के सबसे खतरनाक लोग आखिर बिल्कुल आम इंसानों की तरह कैसे दिखते हैं? मतलब हम अक्सर ये मानकर चलते हैं ना कि कोई अपराधी या सीरियल किलर दूर से ही डरावना या कुछ अलग दिखता होगा। लेकिन असलियत इस सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये वो लोग हैं जो हमारे समुदायों में, हमारे पड़ोस में इतनी खामोशी से घुल मिल जाते हैं कि किसी को उन पर रत्ती भर भी शक नहीं होता। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। इस एक बात पर गौर कीजिए, एक बेहद सम्मानित और पढ़े लिखे परिवार की बहू जिसने 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 10 साल से ज्यादा समय तक एक कॉलेज लेक्चरर होने का नाटक किया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे ये हत्यारे खुद को एक परफेक्ट इंसान के रूप में पेश करते हैं ताकि वो हमेशा शक के घेरे से बाहर रह सकें। तो आज के इस विश्लेषण में हम दो ऐसी भारतीय महिलाओं की अविश्वसनीय लेकिन 100% सच्ची कहानी पर चर्चा करेंगे, जिन्होंने सालों तक एक के बाद एक कई हत्याएं की और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और आप जानते हैं कि इन दोनों का हथियार क्या था? सिर्फ एक, साइनाइड। दूर से देखने पर ये दोनों महिलाएं बिल्कुल साधारण लगती थीं, एकदम आम, लेकिन इनके इरादे बेहद खतरनाक थे। इन्होंने चुपचाप कई हत्याओं को अंजाम दिया और इसके लिए साइनाइड का इस्तेमाल किया, जो कि एक ऐसा अदृश्य और खामोश हथियार है जिसका पता लगाना सच में बहुत मुश्किल होता है। इन अपराधों की गहराई में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि कैसे एक ही घातक तरीके का इस्तेमाल करके ये सालों तक कानून की नज़रों में धूल झोंकती रहीं। आइए हमारे पहले केस की तरफ बढ़ते हैं। केरल के कोझिकोड का एक बेहद सम्मानित थॉमस परिवार और उस परिवार की एक आदर्श बहू जॉली जोसेफ। ये कहानी है कि कैसे एक इंसान की अपनी महत्वाकांक्षाएं इतना खौफनाक और जानलेवा रूप ले सकती हैं कि वो अपनों का ही खून कर दे। अब जो बात इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये हत्याएं किसी गुस्से में आकर एक झटके में नहीं की गईं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही ठंडे दिमाग से सालों तक रचाया गया एक खेल था। शुरुआत होती है साल 2002 में, जब सूप पीने के बाद सास की अचानक मौत हो जाती है। फिर ठीक 6 साल बाद 2008 में ससुर बाथरूम में गिरकर मारे जाते हैं। 2011 में पति रॉय थॉमस की मौत होती है और तब पहली बार पोस्टमार्टम में साइनाइड का जिक्र आता है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, उसे आत्महत्या मानकर केस बंद कर दिया जाता है। और फिर 2014 में हद तो तब हो गई जब एक मासूम बच्ची और एक रिश्तेदार को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई अपने ही परिवार के साथ ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे का मकसद वक्त के साथ डायनामिकली बदलता गया। शुरुआत में बात सिर्फ संपत्ति और घर पर कब्जा जमाने की थी, इसलिए परिवार के मुखियाओं को निशाना बनाया गया। लेकिन फिर जब उसकी 10 साल पुरानी फर्जी नौकरी या पिछली मौतों पर किसी ने भी शक किया, तो जॉली ने उन्हें भी रास्ते से हटा दिया। और अंत में अपने ही पति के चचेरे भाई से शादी करने की चाहत में एक मासूम बच्ची तक की जान ले ली गई। अब इससे पहले कि हम इस तरह की मानसिकता को समझें, आइए एक और केस पर नजर डालते हैं। बैंगलोर की रहने वाली केडी केम्पम्मा, एक ऐसी महिला जिसने धर्म, पूजा पाठ और आस्था का चोला ओढ़कर अपनी उस खौफनाक सच्चाई को छुपाए रखा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस केस का काम करने का तरीका या मोडस ऑपरेंडी देखिए, एकदम सधा हुआ और बेहद डरावना। ये महिला सबसे पहले मंदिरों में उन महिलाओं की खोज करती जो पहले से ही किसी न किसी पारिवारिक या व्यक्तिगत परेशानी से जूझ रही होती थी। फिर उन्हें मंडल पूजा जैसे अनुष्ठान का झांसा देती कि इससे उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अंत में उन्हें साइनाइड मिला हुआ पवित्र जल या प्रसाद देकर उनके गहने लूटकर फरार हो जाना। इस पूरे योजना का खौफनाक अंत होता था। सोचकर ही रूह काम जाती है ना। ये पूरी तरह से एक सोशियोपैथिक मानसिकता का सटीक उदाहरण है। लोगों की भावनात्मक कमजोरी का इतनी निर्ममता से फायदा उठाया गया। जो बेचारी महिलाएं शांति या संतान की उम्मीद लेकर भगवान के पास आई थीं, उन्हें मौत दी गई।
1999 से लेकर 2007 तक, यानी लगभग 8 सालों तक लगातार 6 हत्याएं हुई, जब तक कि 2007 में पुलिस ने आखिरकार एक बस स्टैंड से इसे गिरफ्तार नहीं कर लिया। तो हमने ये 2 बेहद दर्दनाक और खौफनाक केस देखे, लेकिन अब थोड़ा पीछे हटते हैं। एक एकेडमिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन हत्यारों का दिमाग काम कैसे करता है, क्या चीज़ है जो इन्हें ऐसा बनाती है। अगर हम द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च पर गौर करें, तो हमें समझ आता है कि कोई भी इंसान रातों रात सीरियल किलर नहीं बन जाता। इसके पीछे कुछ बहुत ही गहरी न्यूरोलॉजिकल, यानी हमारे दिमाग की बनावट और सामाजिक वजह होती हैं। और इस रिसर्च के जो मुख्य बिंदु हैं, वो सच में आपको चौंका देंगे। इन अपराधों को गहराई से समझने के लिए हमें साइकोपैथी को समझना होगा। देखिए, ये सिर्फ बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या पागलपन नहीं है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति बाहर से बहुत ही आकर्षक, नॉर्मल और मिलनसार दिख सकता है। वो बड़ी आसानी से लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से भावनाओं, पछतावे और सहानुभूति से खाली होते हैं। इसी साइकोपैथी की वजह से जॉली और केम्पम्मा दोनों ही सालों तक अपने परिवारों और समाज में बिल्कुल सामान्य रिश्ते निभाती रहीं और खामोशी से हत्याएं करती रहीं। इस रिसर्च के अनुसार सीरियल हत्याओं के पीछे काफी गहरे बायोलॉजिकल और बचपन के कारण होते हैं, जैसे बचपन में झेला गया कोई बहुत गंभीर आघात या उपेक्षा। इसके अलावा दिमाग के खास हिस्सों जैसे फ्रंटल लोब और एमिगडाला में खराबी होना भी एक बड़ा कारण है। साधारण भाषा में समझें तो ये दिमाग के वो हिस्से हैं जो हमारी भावनाओं, हमारे गुस्से और सही गलत की पहचान को कंट्रोल करते हैं। अब जब ये हिस्से ही ठीक से काम नहीं करेंगे तो व्यक्ति के लिए अपनी हिंसक प्रवृत्तियों पर काबू रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक अलग दिशा में ले जाते हैं। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग संस्कृतियों में इन सीरियल किलर्स की प्रोफाइल पूरी तरह से बदल जाती है। अगर हम अमेरिका और भारत के हत्यारों की तुलना करें तो एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस सामने आता है। अमेरिका में जो सीरियल किलर्स होते हैं वो अक्सर मशहूर होने की चाहत, मीडिया अटेंशन या फिर दूसरों को दर्द देकर विकृत खुशी पाने के लिए हत्याएं करते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो रिसर्च दिखाती है कि यहाँ के हत्यारे अक्सर गरीबी, सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों और अवसरवाद से प्रेरित होते हैं। उन्हें कोई शोहरत नहीं चाहिए, वो अक्सर अपना जीवन चलाने के लिए या आर्थिक फायदों के लिए मर्डर करते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने जॉली और केम्पमा के केस में देखा। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि ये कोई साधारण थ्योरी नहीं है, बल्कि दुनिया भर की पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिक्कत यह है कि हमारी जांच एजेंसियां अक्सर उन्हीं प्रोफाइलिंग मॉडल्स का इस्तेमाल करती हैं जो पश्चिमी देशों में बनाए गए हैं। लेकिन भारत के हत्यारे तो पूरी तरह से अलग हालातों में काम करते हैं ना। अगर हमारी पुलिस सिर्फ पश्चिमी प्रोफाइल्स ही खोजती रही तो बहुत मुमकिन है कि कई असली अपराधी हमारी आंखों के सामने से बच निकलेंगे, क्योंकि वो उन विदेशी पैमानों पर फिट ही नहीं बैठते। और यहीं आकर हमारा आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर रुक जाता है। जरा सोचिए, यदि सीरियल किलर्स की हमारी समझ और हमारी जांच की पूरी प्रक्रिया सिर्फ पश्चिमी नजरिए पर आधारित है, तो हमारे ही समाज में ऐसे कितने खतरनाक लोग हैं जो इस सांस्कृतिक पक्षपात का फायदा उठाकर पुलिस की नज़रों से साफ बच रहे हैं। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हम सभी को लंबे समय तक परेशान करता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।